तो पार्ट 14 की शुरुआत वहीं से होती जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। इनका फिर से टेम्पोररी मेमोरी लॉस हो गया था, जिस वजह से उसे याद ही नहीं था कि वो कब ह्यूनवू के घर से बहुत दूर आ चुकी थी। ह्यूनवू एक साइकिल लेकर कई घंटों तक हेइन को ढूंढता है। एट लास्ट उसे गांव के ब्रिज के पास हेइन मिल जाती है। तो वो उसके पास आकर उससे थोड़ा चिल्लाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसी को बिना बताए तुम यहाँ क्यों आ गई, पता भी हमें कितना परेशान था। हेइन जो इस टाइम पर काफी घबराई हुई थी, पर फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कहती है कि मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ जो तुम्हें हमेशा मेरी फिक्र करने की जरूरत पड़े। जो ह्यूनवू कहता है कि सॉरी मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे पूछ लिया, कहकर वो जाने लगता है। जिसे देख हेइन फाइनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का एक्टिंग बंद करती है और उसे सब बता देती है कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर थी पर अगले ही पल मैं किसी और जगह पे थी, मुझे पता नहीं मैं कब और कैसे यहाँ पहुंची। लाइट आने की वजह से ह्यूनवू उसकी कंडीशन नोटिस करता है। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, उसके पैर और हाथ में चोट आ गई थी। हेइन उसे बताती है कि वो कितना ज्यादा डर गई थी। ह्यूनवू को उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, तो वो हेइन के पास आकर उसे गले लगा लेता है। हेइन की कंडीशन के बारे में सोचकर ही ह्यूनवू के भी आंसू निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ह्यूनवू उसे साइकिल में बिठाकर घर की ओर ले आता है। तो वो उनके घर से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। हेइन ह्यूनवू को देखकर बहुत खुश होती है। ह्यूनवू से पूछता है कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई। तो हेइन उसे बताती है कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझे यहाँ बुलाया, उसने बताया था कि तुम्हारे डैड इलेक्शन में हार रहे हैं क्योंकि उनका ओपोनेंट गांव वालों को फ्री का खाना खिलाकर गांव वालों को अपनी साइड कर रहा था। हेइन शादी के बाद से एक बार भी यहाँ पे नहीं आई थी, इसलिए ह्यूनवू को बिलीव नहीं हो रहा था। तो उससे पूछता है कि फिर भी तुम यहाँ क्यों आ गई। हेइन कहती कि डैड बस फ्री का सूप पिलाने वाले से हार रहे थे तो मैं चुपचाप कैसे बैठ सकती थी। ह्यूनवू कहता है कि अच्छा तो इसीलिए तुमने काउंटर अटैक करके पूरे गाँव की दावत करा दी, इवन सभी के लिए इतने महंगे गिफ्ट्स भी लेकर आई। हेइन तो फुल प्राउड के साथ कहती कि तुम्हें तो देखना चाहिए था कि मैंने उस ओपोनेंट के प्लान पे कैसे पानी फेर दिया। जैसे ह्यूनवू तो हंसने लग जाता है और उसे हंसता हुआ देखकर हेइन भी स्माइल करती है। ह्यूनवू हेइन को देख ही रहा था, तभी उन्हें ह्यूनवू की फैमिली की आवाज सुनाई देती है जो लोग इतने बारिश में भी हेइन को ढूंढने निकले थे। मॉम तो पुलिस को भी बुलाने के लिए कह देती है, और तभी ये चारों पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ हेइन को देखकर उन्हें भी चैन पड़ता है। वहीं हेइन उन्हें इस तरह से देखकर हैरान थी क्योंकि वो लोग खुद बारिश में भीग कर भी उसे ढूंढ रहे थे। घर आकर भी उन्हें बस हेइन की ही चिंता थी। वो लोग उससे पूछने लग जाते कि तुम हमें बिना बताए कहाँ चली गई थी, हमें तुम्हारी कितनी चिंता थी। जो सब सुन ह्यूनवू ने ये सब पूछने से मना करता है। सुन डैड कहते हैं कि हमें माइंड मत करना, हम लोग यहाँ जल्दी सो जाते हैं। तभी मॉम आकर उन सबको बाहर ले आती है और ह्यूनवू और हेइन को रेस्ट करने के लिए कहती है। तो हेइन कहती कि मुझे हेयर ड्राई करने हैं। ह्यूनवू अपना हेयर ड्रायर ले आता है पर ये काफी पुराना हो गया था और हेइन इससे चला भी नहीं पा रही थी। ह्यूनवू जानता था कि ये हेयर ड्रायर कैसे ऑन होगा, इसलिए ह्यूनवू ही उसके हेयर ड्राई करने लग जाता है। इससे दोनों की ही हार्ट बीट फास्ट होने लगती है क्योंकि दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तो बाल सूख गए हैं कहकर हेइन उसे रोक देती है। तो दोनों चुपचाप से बैठकर अपने दिल को शांत करते हैं। इधर हेइन के घर पे सूचेओल मॉम को हेइन का वीडियो दिखाने आता है, बताता है कि हेइन अपने इन लॉज के घर गई है और वहाँ से हेइन के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं क्योंकि ह्यूनवू की सिस्टर मिसॉन की एक दोस्त ने हेइन के उनके गांव में एंट्री से लेकर पार्टी अनाउंस करना, गिफ्ट देना, सब कुछ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। मॉम तो ये सब देखकर हैरान होती है। अब इधर ह्यूनवू और हेइन के बीच ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन रही थी क्योंकि काफी देर से दोनों चुपचाप ही बैठे हुए थे। तो ह्यूनवू से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना चाहती हो तो बताओ मैं ले आता हूँ। तो हेइन उसे बताती है कि मैंने आज दिन में बहुत कुछ खाया था, जिससे फ्लैशबैक शुरू होता है आज दोपहर का, जब ह्यूनवू की मॉम एंड गाँव की सारी लेडीज हेइन की खातिरदारी कर रहे थे। हर किसी ने हेइन के लिए तरह तरह के डिशेस बनाकर लाए थे और हेइन ने उन सभी का खाना भी खाया था जो सभी मिसॉन की दोस्त ने रिकॉर्ड करके पोस्ट किया था। सभी लोग उसे बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे। हेइन भी बहुत खुश होकर सभी के खाना खा रही थी। जो सब देखकर हेइन की मॉम कहती है ये सब हेइन के लिए कितना अनकंफर्टेबल था और हेइन इन सभी का लाया हुआ खाना क्यों खा रही है, वो भी इतना मुस्कुराते हुए। तो इन वीडियोस पे 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे। हेइन की मॉम अपने पीआर टीम से इस मैटर को हैंडल करने के लिए कहती है। इधर हेइन बताती कि मैंने आज बहुत सारा खाना खा लिया है, पता नहीं मेरा वेट भी बढ़ गया होगा। हेइन उसे बताने लगती है कि उसने क्या क्या खाया था। तभी ह्यूनवू उसके हाथ का चोट देखता है। हेइन को अपने पैर में भी दर्द होता है क्योंकि उसके पैर में भी लगा था। इधर हॉल में ह्यूनवू की पूरी फैमिली बैठकर मॉम कहती है कि लगता है उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है, इसीलिए कोई भी उनके सामने डिवोर्स की बात नहीं करेगा। देन वो उन सबसे पूछते कि कहीं तुम में से किसी ने बाहर के किसी पर्सन को इस बारे में बताया तो नहीं है। ह्यूनते और मिसॉन कहते कि हमने तो नहीं बताया, पर यहाँ डैड ने अपने ही एक पड़ोसी दोस्त को बता दिया था। जो सुन मॉम तो उन पर काफी गुस्सा करती है। डैड कहते हैं कि डोंट वरी, वो किसी को नहीं बताएगा, मैं तो बस उसे इस मैटर में कंसल्ट करने गया था कि वो शादियों के मैटर में एक्सपर्ट है। पर मॉम डैड को अभी उस पड़ोसी के पास जाने के लिए कहती है, जानने के लिए कि कहीं उसने तो किसी और को नहीं बता दिया। डैड तुरंत आ जाते हैं अपने दोस्त सॉन्ग के पास, जहाँ सॉन्ग उन्हें बताता है कि मैंने किसी और को नहीं बताया, मेरी मॉम को छोड़कर। जो सुन डैड शॉक्ड हो जाते हैं, पर सॉन्ग बताता है कि तुम तो जानते हो कि मेरी मॉम हमेशा बातें भूल जाती है। इसका नमूना हमें अभी दिख जाता है क्योंकि सॉन्ग की मॉम मिस्टर बेक को अपना हस्बैंड समझ रही थी, अगले ही पल वो अपने बेटे को नहीं पहचान रही थी। मतलब उनकी मेमोरी आती जाती रहती है। सॉन्ग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी मॉम की जैसी कंडीशन है वो तो कब का भूल चुकी होगी। सॉन्ग पूछता है कि ह्यूनवू और हेइन में सब कुछ सही चल रहा है ना। डैड बताते हैं कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, आज देखा नहीं कैसे मुझे सपोर्ट करने के लिए अचानक से हेइन आ गई। इसका मतलब साफ है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनके बीच सब कुछ सही है। इधर ह्यूनवू हेइन के चोट पर बैंडेड लगा देता है, उसके हाथ में भी जो लगा था उसे क्लीन कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा अपने आप को हर्ट कर लेती हो। बड़े प्यार से उसके जख्म पर मेडिसिन लगा रहा था। हेइन अपने हाथ की रेखा देकर कहती है कि मेरी लाइफ लाइन कितनी
इतनी छोटी है। हिनवू पूछता है तुम कब से इन सब पे बिलीव करने लगी? हेइन कहती नहीं करती, पर मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे हाथ में भी मेरी लाइफ लाइन इतनी छोटी क्यों है। वैसे भी मैं टर्मिनली इल हूँ और मेरे हाथ की लाइफ लाइन भी इतनी छोटी है, दोनों का मतलब सेम ही है। जिसने हिनवू थोड़ा जोर से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टर्मिनली इल नहीं हो, तुमने तो कहा था कि तुम कोई पेशेंट नहीं हो, तुम्हें पूरा भरोसा था तुम ठीक हो जाओगी, तुमने तो कहा था कि गॉड तुम्हारे साथ है और कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा और तुम ठीक हो जाओगी। तुमने जो यूरोप का बेस्ट मेडिकल सेंटर ढूंढा है, तुमने कहा था वो डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देंगे, फिर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। हेइन कहती मैंने ये तो नहीं कहा था कि वो लोग मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। तो हिनवू कहता है कि मैं बस ये कह रहा था कि वो लोग अपने फील्ड में बेस्ट हैं, तो वो लोग तुम्हें कम्प्लीटली ठीक कर देंगे। अब हिनवू की इस बात से हेइन के साथ हमें भी समझ आ जाता है कि हिनवू भी चाहता है हेइन पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो ये सुन हेइन काफी हैप्पी होती है, उससे पूछती है क्या तुम ट्रीटमेंट के दौरान मेरे साथ चलोगे? ये सुनते ही हिनवू रुक जाता है। कहती कि ऐसा नहीं कि मैं अकेले जाने में डर रही हूँ, पर क्योंकि सिर्फ तुम ही जानते हो मेरे बीमारी के बारे में। हिनवू पूछता है क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुन हेइन बहुत खुश होती है। तो हिनवू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है? फिर से दोनों का आई कांटेक्ट होता है, पर इस बार माहौल थोड़ा रोमांटिक सा बन जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए करीब आने लगते हैं। हिनवू हेइन को किस करने ही जा रहा था, तो हेइन किस करने के लिए आंखें बंद कर लेती है, पर हिनवू तभी उठकर चला जाता है। हेइन आंखें खोलती है तो हिनवू को सामने ना देखकर पीछे दरवाजे की ओर मुड़ती है, पर तब तक हिनवू बाहर आ चुका था। वो तो चप्पल पहनकर भागकर बाहर चला आता है। बाहर आकर वो अपने आप से कहने लगता है कि क्या तू पागल हो गया था, अभी क्या करने जा रहा था, पर उसे ऐसे ही छोड़कर आना सही भी तो नहीं है। ये बोलकर वो वापस जाने लगता है, पर फिर से रुक जाता है, कहता है पर तू उसे अंदर जाकर क्या कहेगा, तू उसे ऐसे छोड़कर बाहर क्यों आ गया और अंदर जाकर क्या करेगा, फिर बाहर भी तो नहीं आ सकता, इससे अच्छा तो यही होगा कि तू बाहर ही रह जा। ये बोलकर तो वो बाहर चक्कर काटने लग जाता है। वहीं इधर हेइन भी सोच रही होती है कि क्या वो भाग गया, पर फिर वो हंसते हुए कहती है कि नहीं यार वो क्यों भागेगा, जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, शायद किसी को कॉल करने गया होगा या फिर टॉयलेट गया होगा। ये बोलकर वो स्माइल करते हुए बेड पर बैठ जाती है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है घड़ी पर, जिसे देख वो कहती है कि पर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। पर इधर हम ह्यूनवो को देखते हैं जो अपने शॉप के बाहर बैठा हुआ था और ह्यूनते उनके लिए खाना बना रहा था। ह्यूनते उससे पूछता है कि क्या तेरा और हेइन का कोई झगड़ा हुआ जो उसने तुझे बाहर निकाल दिया। ह्यूनवो बताता है कि मैं खुद ही बाहर चला आया। तो ह्यूनते कहता है कि अगर तूने कोई गलती की है तो जल्दी जाकर उससे माफी मांग ले, वरना जितना देर करेगा वो उतनी ज्यादा नाराज होगी, इसीलिए अभी कभी अपने रूम चले जाओ। पर ह्यूनवो तो ड्रिंक करते हुए कहता है कि मैं अपने आप को थोड़ा होश में लाने के लिए बाहर आया हूँ, क्योंकि घर के अंदर तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ह्यूनते पूछते है क्या समझ नहीं पा रहा। ह्यूनवो तो हेइन को किस करने जाने वाले सीन को याद करके कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। वहीं इधर हेइन तो अभी भी ह्यूनवो के आने का वेट कर रही थी। 45 मिनट्स बीत चुके थे। घड़ी को देखकर हेइन को तो अब गुस्सा आ रहा था, तो अपना फोन उठाती है, ह्यूनवो को कॉल लगाने जाती है, पर कॉल काट कर उसे मैसेज करती है कि अभी तुम कहाँ पे हो। तो ह्यूनवो काफी सोचने के बाद रिप्लाई करता है कि तुम पहले सो जाओ। जो देखे हेइन को तो बड़ा गुस्सा आता है, कहती है पहले सो जाओ का क्या मतलब है, मैं अकेले यहाँ पे सोऊं। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है कि ठीक है अगर तुम यही चाहते हो। फोन फेंक कर बेड पर लेट जाती है, पर कुछ ही सेकंड बाद गुस्से में उठ जाती है, कहती है तो वो सच में भाग गया, पर क्यों, क्या मैं उसे जिंदा खा जाती, वो मुझसे इतना क्यों डरता है। बाहर कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। हेइन खिड़की खोलकर उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, तो वो कुत्ते भी डरकर भौंकना बंद कर देते हैं। हेइन फिर से बैठकर सोचने लग जाते कि वो मुझसे इतना क्यों डरता है, क्या मैं सच में इतनी डरावनी हूँ। इधर ह्यूनवो तो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। ह्यूनते उसे घर वापस जाने कहता है, पर ह्यूनवो कहता है कि मैं थोड़ी और पीऊंगा। ह्यूनते कहता है कि हेइन तुम्हारा वेट कर रही होगी। तभी हेइन भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जो दूर से उनकी बातें सुन रही थी। ह्यूनवो कहता है कि इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा, वो सो जाएगी उसके बाद जाऊंगा। जो सुन हेइन गुस्से में वापस चली जाती है। इधर ह्यूनते पूछता है कि तू जाना क्यों नहीं चाहता। ह्यूनवो कहता है कि मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। ह्यूनते कहता है लोग ड्रिंक करके गलती करते हैं। ह्यूनते कहता है कि मैं ड्रिंक करके ही कोई गलती नहीं करता, इसलिए मैं इतना ज्यादा ड्रिंक करूंगा कि मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा, पर आप मेरी बस एक मदद कर देना, मैं बेहोश हो जाऊं उसके बाद मुझे मेरे रूम में मत ले जाना। ह्यूनते को तो समझ नहीं आ रहा था इसे हो क्या गया, इसीलिए वो ह्यूनवो के लिए रैमयॉन बनाने के लिए जाता है और टल्ली ह्यूनवो अकेले ही बड़बड़ाने लगता है कि मैं उसे कितना नफरत करता था, वो जो करे उसके साथ जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं उसे इतना ज्यादा डरता था क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता और शायद मुझे ऐसे ही करते रहना चाहिए। ह्यूनवो वहीं पे लेट जाता है और कहता है पता नहीं मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रहा। ये बोलते हुए वो तो रोने लग जाता है। इससे हमें समझ आ जाता है कि चाहे ह्यूनवो जितना भी बोल ले उसे हेइन की कोई फिक्र नहीं है, वो हेइन को लाइक नहीं करता। पर सच तो यही है कि दोनों एक दूसरे से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, जो ये दोनों खुद भी जानते हैं, बस एक दूसरे को वो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसी के साथ पार्ट 14 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।